आज हम इस कुंडली पर बात करेंगे। ये एक फीमेल चार्ट है और इनकी उम्र 40 वर्ष हो चुकी है। 86 का जन्म है। 40 वर्ष इनकी उम्र हो चुकी है और अब तक विवाह नहीं हुआ है। तो मुझसे इन्होंने पूछा है कि इस जन्म में क्या मैं कुंवारी ही मरूंगी। तो हमें आज देखना है कि ऐसा क्यों है कि 40 वर्ष की उम्र हो गई और अब तक इनका विवाह नहीं हो सका। इसके पहले आप लोगों को एक सूचना दे दूं। 3 अक्टूबर से बेसिक एंड एडवांस ज्योतिष क्लास का नया बैच प्रारंभ होगा। अभी जो चल रहा है ये 24 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। 3 अक्टूबर से नया बैच प्रारंभ होगा। तो जो लोग भी ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं आता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक से शुरुआत होगी और एडवांस तक हम ले जाएंगे। और वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं जिन्हें ज्योतिष आता तो है, उन्होंने सीखा तो है, किंतु सही सही फलित कर पाना कठिन महसूस होता है। अगर 3 4 2 ग्रहों की युति है तो वो क्या फल देंगे, वो समझने में उन्हें कठिनाई होती है। या कोई भी घटना कब घटेगी उसका टाइम निर्धारित करने में उन्हें समस्या होती है। तो इस क्लास को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये उनकी लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये त्रिशांश कुंडली है। D30 D30 का उपयोग हमेशा नहीं किया जाता है। यदि जन्म समय में 1 मिनट का भी अंतर है तो D30 गलत हो जाएगी। तो जब तक जन्म समय बिल्कुल एक्यूरेट ना हो तब तक D30 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब इनका विवाह नहीं हुआ है तो हम सबसे पहले चलते हैं, कारण देखते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो इनका विवाह अब तक नहीं हुआ है। सबसे पहले हम हमेशा लग्न और लग्नेश को देखते हैं। प्रश्न कोई भी हो तो लग्न खाली है, लग्न में कोई भी ग्रह नहीं है, किंतु शनि की दृष्टि पड़ रही है। शनि इस कुंडली का नवमेश दशमेश है, यानी राजयोग कारक ग्रह है और पश्चिम दिशा में स्थित होने से भी बलवान है, वक्री होने से भी बलवान है। इसकी दृष्टि मित्र राशि पर पड़ रही है। तो चूंकि ये राजयोग कारक ग्रह है, इसलिए इसकी दृष्टि में अशुभता बहुत ही कम रह गई है। यह शुभ हो चुका है और लग्नेश द्वादश भाव में है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। द्वादश भाव में लग्नेश का जाना और राहु के द्वारा पीड़ित हो जाना ये अच्छा नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि लग्नेश कमजोर है। अब चूंकि बात विवाह की है तो हम सप्तम भाव में आते हैं। सप्तम भाव विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए देखा जाता है। सप्तम भाव में शनि स्थित है और अपनी शत्रु राशि में स्थित है। शनि यदि सप्तम भाव में स्थित है
तो सामान्य तौर पर शनि विवाह में विलंब करवाता है यदि वो अपनी स्वराशि में नहीं है। यदि वो अपनी उच्च राशि में नहीं है तो सामान्य तौर पर शनि विलंब करवाता ही है, क्योंकि शनि विलंब का कारक ग्रह है। एक राशि को पार करने में इसे 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो पहली बात तो ये कि शनि का स्थित होना ही विलंब का कारक है, विलंब कर देता है, और फिर उस पर ये वक्री हो गया है। यदि सप्तम भाव में कोई भी वक्री ग्रह स्थित है तो 97% मामलों में विवाह में विलंब होगा। 3% ऐसे मामले हो सकते हैं जब उचित आयु में विवाह हो जाए, वो भी उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना चाहिए। तब शनि पर किसी भी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, और सप्तमेश भी यदि वक्री होता है तो भी विवाह में विलंब होता है। चाहे सप्तम भाव में बैठा हुआ ग्रह वक्री हो, या सप्तमेश वक्री हो, या सप्तम भाव को देखने वाला ग्रह वक्री हो, या सप्तमेश के साथ बैठा हुआ ग्रह वक्री हो, तो ऐसी स्थिति में विवाह में विलंब निश्चित रूप से होता है। तो सप्तम भाव में शनि का वक्री होना शत्रु राशि में ये अत्यधिक विलंब दिखाता है। इसके बाद अब सप्तम भाव पाप कर्तरी में है। पाप कर्तरी एक बड़ा दोष है। तो कुल मिलाकर सप्तम भाव बहुत बुरी कंडीशन में है। ये विवाह न होने की स्थिति तक बुरा है। अब विवाह होगा या नहीं होगा वो हम आगे देखते हैं, लेकिन सप्तम भाव बिल्कुल भी विवाह करवाने के लिए राजी नहीं है, बुरी कंडीशन में पहुंच चुका है। अब सप्तमेश को देखते। सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया। सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना बुरा है, लेकिन ये महिला की कुंडली है। अष्टम भाव महिला की कुंडली में मांगल्य का भाव कहलाता है, और ये मित्र राशि में स्थित है। यहां पर आप मांगलिक वगैरह के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। फिर कभी किसी वीडियो में मांगलिक के बारे में जो बहुत सारे भ्रम हैं, मैं उनके बारे में कोई वीडियो लाकर दूंगा। तो सप्तमेश अष्टम भाव में है, पीड़ित नहीं है, मित्र राशि में है, बुरा नहीं है। थोड़ा अच्छा नहीं है कि सप्तमेश अष्टम में चला जाए, लेकिन बुरा नहीं और किसी से भी पीड़ित नहीं है। तो जो 3 अंग होते हैं, सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक। कारक कौन? विवाह का कारक शुक्र है। शुक्र को देखना जरूरी है। अब महिला की कुंडली है तो गुरु को देखना भी जरूरी है, क्योंकि गुरु पति का कारक है। तो यहां पर शुक्र और गुरु दोनों को देखना होगा। पुरुष की कुंडली में केवल शुक्र से काम चल जाएगा। सप्तम, सप्तमेश और शुक्र, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक भी है और स्त्री का कारक भी है, पत्नी का कारक है। लेकिन महिला की कुंडली है तो फिर
शुक्र और गुरु दोनों को देखना होगा, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है और गुरु पति का कारक है। तो हमने सप्तम को देखा। सप्तम भाव बहुत बुरी कंडीशन में, सप्तमेश अच्छा है, बुरा नहीं है। अब हम कारक को देख लेते हैं, शुक्र को। शुक्र द्वादश भाव में है और राहु के द्वारा पीड़ित है। एक खास बात देखिए, यहां मैंने लिख रखा है, इनके अंश लिखे और अन्य किसी ग्रह के अंश मैंने नहीं लिखे, लेकिन शुक्र और राहु के अंश मैंने लिखे। दोनों ही 7 डिग्री पर हैं, बिल्कुल समान अंश पर। अब इस समान अंश का क्या अर्थ? शुक्र बहुत बुरी तरह पीड़ित हो गया, तो यहां कारक भी बहुत पीड़ित है। अब गुरु को देखते हैं। गुरु दशम भाव में स्थित है और वर्गोत्तम भी है। यहाँ शनि भी वर्गोत्तम है, तो गुरु दशम भाव में है और वर्गोत्तम है। गुरु किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है, तो पति का कारक गुरु अच्छा है और सप्तमेश अच्छा है, लेकिन सप्तम भाव बहुत बुरा है और कारक शुक्र भी पीड़ित है। ये दो पीड़ित हैं और दो अच्छे हैं। तो अब ये जो जो दो पीड़ित हैं, ये तो मुख्य है। सप्तम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है और शुक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दोनों की स्थिति लग्न कुंडली में अच्छी नहीं है। चलिए, अब हम यही चीज हम चंद्र कुंडली से देखते हैं। चंद्र कुंडली, चंद्रमा यहां बैठा है, तो चंद्र कुंडली से सप्तमेश स्वयं चंद्रमा है। सप्तम भाव में कोई भी ग्रह स्थित नहीं है। मंगल की दृष्टि है। मंगल लग्न कुंडली का सप्तमेश है और चंद्र कुंडली के सप्तम भाव पर दृष्टि है। तो एक तरफ तो हम ये कहेंगे कि ये मंगल पीड़ित कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी कहेंगे कि चूंकि ये लग्न कुंडली का सप्तमेश है, सप्तमेश की जवाबदेही विवाह की होती है, तो इसलिए इसकी दृष्टि यहां पर पड़ना बुरी नहीं है। और सप्तमेश कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा यहाँ ना तो यहाँ पर चंद्रमा पर शनि की दृष्टि है। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि, यानी चंद्र कुंडली का सप्तमेश चंद्रमा पीड़ित है। बहुत बुरी तरह से तो पीड़ित नहीं कहेंगे, क्योंकि शनि में अशुभता नाम मात्र की रह गई है, क्योंकि ये राजयोग कारक ग्रह है। केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक साथ स्वामी बन गया है, लेकिन फिर भी चूंकि चंद्र और शनि ये दोनों नैसर्गिक शत्रु हैं, इसलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि शनि चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, लेकिन केवल एक ग्रह पीड़ित कर रहा है। एक ग्रह से के पीड़ित हो जाने से हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विवाह नहीं होगा। अब शुक्र से सप्तम भाव को देख लीजिए। शुक्र से सप्तमेश स्वयं शुक्र है और शुक्र भी पीड़ित है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। लग्न कुंडली का सप्तम भाव और कारक शुक्र पीड़ित है। चंद्र कुंडली का सप्तमेश चंद्रमा भी एक ग्रह से पीड़ित है। शुक्र से सप्तमेश स्वयं शुक्र भी पीड़ित है, एक ग्रह से पीड़ित है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं
जो विवाह में अत्यधिक विलंब दर्शाते हैं। अभी यहाँ पर हम इनकार नहीं कर सकते हैं विवाह के लिए, क्योंकि सप्तमेश यहाँ पीड़ित नहीं है और ये सप्तमेश मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है, दशम के नजदीक है। इसे लगभग 74% दिग्बल प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर यहाँ 100% प्राप्त होता है, यहाँ 74% दिग्बल प्राप्त होता है। सदबल में भी आप जाएंगे देखेंगे तो शनि आपको बलवान मिलेगा। तो सप्तमेश बलवान है और पीड़ित नहीं है किसी से। गुरु जो पति का कारक है ये भी पीड़ित नहीं है और वर्गोत्तम होने से बलवान है गुरु। और गुरु केवल पति का कारक ही नहीं, गुरु की तो दृष्टि ही बड़ी पावन होती है। गुरु की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है, पारिवारिक सुख का भाव है ये, और गुरु स्वयं सुख का कारक है। तो गुरु की दृष्टि यहां पड़ रही है। तो गुरु बुरा नहीं है, गुरु अच्छा। तो दो ऐसे कारण हैं, हम विवाह से इनकार नहीं कर सकते। इसके अलावा ये महिला की कुंडली है। महिला की कुंडली में पुरुष ग्रहों को जरूर देखना चाहिए, क्या पुरुष का सुख प्राप्त होगा। पुरुष ग्रह कौन से? मंगल पीड़ित नहीं है, बलवान है, ठीक है। दूसरा गुरु पीड़ित नहीं है। तीसरा सूर्य पीड़ित नहीं है, सूर्य पर केवल मित्र मंगल की दृष्टि। तो हम ये कह सकते हैं कि तीनों पुरुष ग्रह अच्छे हैं। तो यहां भी एक संभावना बनती है। अब हम नवांश कुंडली में देखते हैं। सबसे पहले हम सप्तम भाव की जो राशि है यहां, इसको हम देखेंगे। ये यहां आ गई है दशम भाव में। चलिए बुरी नहीं, केंद्र में ही है, वो भी सर्वश्रेष्ठ केंद्र में है, अच्छा। शनि तो रहेगा ही, क्योंकि शनि यहाँ पर वर्गोत्तम है, तो शनि तो रहेगा ही। अब इस पर किन ग्रहों का प्रभाव है हमें ये देखना है। यहाँ पर बुध का प्रभाव है, केवल बुध दिख रहा है, और बुध यहाँ अच्छा है, शुभ कह सकते हैं। अकेला बुध शुभ होता है। बुध यहाँ दो शुभ भाव का स्वामी है, कुटुंब भाव और त्रिकोण भाव। तो बुध तो बहुत अच्छा है इस कुंडली के लिए। यहाँ भी ये अकेला है और चतुर्थ भाव में मित्र राशि में, तो बुध अच्छा है। और ये लग्न की राशि में है, वृषभ राशि लग्न की राशि है। इसका मतलब है कि नवांश कुंडली में शनि तो वैसा का वैसा ही है, सप्तम भाव पर बुध की, शुभ ग्रह बुध की दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर जो सप्तम भाव है, यहाँ सप्तम भाव बहुत पीड़ित था पाप कर्तरी में होने की वजह से। यहाँ थोड़ा अच्छा हुआ है सप्तम भाव, और शुभ ग्रह की दृष्टि बढ़ रही है। अब सप्तमेश को देख लेते हैं। कौन सप्तमेश? मंगल, लग्न कुंडली का सप्तमेश। उसकी नवांश में क्या स्थिति है? सप्तमेश मंगल यहाँ शुक्र और राहु के साथ स्थित। अब सप्तमेश मंगल राहु से पीड़ित हो गया। यहां पीड़ित नहीं था, लेकिन यहां पीड़ित हो गया सप्तमेश। तो यहां सप्तम भाव थोड़ा अच्छा हुआ, लेकिन सप्तमेश पीड़ित हो गया मंगल। अब इसके बाद हम नवांश कुंडली को लग्न कुंडली की तरह देखते हैं, यानी कि सप्तम भाव। सप्तम भाव में सिंह राशि है और इस पर
शनि की दृष्टि पड़ रही है, किंतु 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। गुरु और चंद्रमा की दृष्टि भी है। तो यहां सप्तम भाव हम कह सकते हैं कि अच्छा है, किंतु सप्तमेश सूर्य ये पीड़ित हुए राहु केतु और मंगल के द्वारा। तो ये सप्तमेश भी पीड़ित हो गया, नवांश कुंडली का सप्तमेश भी पीड़ित हो गया और लग्न कुंडली का सप्तमेश भी पीड़ित हो गया नवांश कुंडली। यहां भी स्थिति अच्छी नहीं है, किंतु यहां मैंने आपको गुरु और बुध अच्छा बताया था, और यहां भी गुरु और चंद्रमा लग्न में स्थित है, बुध भी यहां अच्छा है। अब त्रिशांश कुंडली में देख लेते हैं। त्रिशांश कुंडली में सबसे पहले लग्न को देखना है। लग्न की जो वर्ग कुंडलियां हैं, वर्ग कुंडली का जो लग्न राशि है वो लग्न कुंडली के लग्न की मित्र राशि होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा होता है। और खास करके कम से कम 6, 8, 12 की राशियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यहां हम देखते हैं कि जो लग्न यहां था लग्न कुंडली में, वही लग्न यहां भी है। ये बहुत अच्छा है, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। त्रिशांश कुंडली हम बुरी घटनाओं के लिए देखते हैं, और जब विवाह की बात आती है और विवाह में अगर हम बहुत कुछ बुरा हमें दिखाई पड़ता है, तब फिर हम त्रिशांश कुंडली में आते हैं, अन्यथा त्रिशांश कुंडली में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हम सप्तांश कुंडली भी देखते हैं विवाह के संदर्भ में। आपको आश्चर्य हो रहा होगा मेरे शब्दों से, क्योंकि सप्तांश कुंडली तो बच्चों के लिए देखी जाती, संतान के लिए। त्रिशांश कुंडली तो बुरी घटनाओं के लिए देखी जाती। लेकिन हम फिर भी सप्तांश और त्रिशांश को भी हमें देखना चाहिए। आप शास्त्रों में जाएंगे तो वहां आपको पता लगेगा। अब यहां हम देखते हैं कि सप्तम भाव खाली है, कोई भी ग्रह नहीं है। अब इस वर्ग कुंडली में किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं ली जाती है, दृष्टि यहां नहीं ली जाती है। दूसरी बात, राहु केतु अब आपको एक साथ दिखाई पड़ेंगे। तो जो एक साथ दिखाई पड़ेंगे तो ये आप एक्सिस मान करके चलेंगे। राहु केतु का एक्सिस, जैसे यहां ये राहु केतु का एक्सिस ये, यहां राहु केतु का एक्सिस ये है 6, 12 और 5, 11। वैसे ही यहाँ 4, 10 ये राहु केतु का एक्सिस है। अब यहाँ पर चाहे आप केतु को यहाँ रख लें या राहु को यहाँ रख लें, बात एक ही रहेगी। हमें एक्सिस देखकर ही यहाँ अब प्रिडिक्शन करना है। अब राहु केतु को अलग अलग हम उनका प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। तो यहां हम देखते हैं कोई भी नहीं है, लेकिन सप्तमेश मंगल यहां फिर पीड़ित है। विवाह का कारक यहां फिर पीड़ित है। लेकिन गुरु यहां केवल शनि की दृष्टि है। शनि जो राजयोग कारक ग्रह है, गुरु की राशि में स्थित है, तो यहां तो दृष्टि हम लेते नहीं है। तो यहां गुरु किसी से भी पीड़ित नहीं। और बुध अपनी ही राशि में स्थित है, कुटुंब भाव की राशि में स्थित है, बुध भी पीड़ित नहीं है। इसमें मैंने चंद्रमा नहीं लिखा है, देखना उसमें चंद्रमा D30 कहाँ पर
हाँ लिखा है, ये लिखा है चंद्रमा यहाँ पंचम भाव में है, ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है। पंचम भाव में चंद्रमा का स्थित होना त्रिकोण में अच्छा है चंद्रमा। तो सप्तमेश और कारक यहां भी पीड़ित है। तीनों कुंडली में हमने देखा कि सप्तम भाव या सप्तमेश ये पीड़ित है, लेकिन तीनों कुंडली में गुरु पीड़ित नहीं है कहीं भी। और गुरु की दृष्टि कुटुंब भाव में है। कुटुंब भाव का स्वामी या कुटुंब भाव में स्थित ग्रह या कुटुंब भाव को देखने वाले ग्रह ये भी विवाह करवा सकते हैं, क्योंकि कुटुंब में विवाह एक सदस्य की वृद्धि होती है। तो चाहे विवाह की बात हो अथवा संतान की बात हो, हम कुटुंब भाव को हमेशा देखेंगे और चतुर्थ भाव को भी देखेंगे हमेशा, क्योंकि चतुर्थ भाव भी परिवार और पारिवारिक सुख का भाव है। तो द्वितीयेश या द्वितीय भाव भी विवाह करवाने में या संतान देने में सक्षम है, चतुर्थ भाव भी विवाह करवाने में अथवा संतान देने में सक्षम है। हालांकि संतान देने के लिए चतुर्थ भाव को हम बहुत अच्छा नहीं मानेंगे, लग्न से वो चतुर्थ है क्योंकि, लेकिन संतान के मामले में पंचम से द्वादश भाव है, तो उस पर विशेष ध्यान देना होगा। तो यहां पर हमने देखा कि कुटुंब भाव का स्वामी अच्छा है, सप्तमेश की दृष्टि कुटुंब भाव पर है, गुरु की दृष्टि कुटुंब भाव पर है और गुरु के साथ बुध स्थित है। चंद्रमा तीसरा नंबर आता है चंद्रमा का। चंद्रमा यहाँ केवल शनि की दृष्टि है इस पर, अन्य किसी भी तरह से ये पीड़ित नहीं है। यहाँ हम देखते हैं तो यहाँ भी गुरु पीड़ित नहीं है, बुध पीड़ित नहीं है, चंद्रमा पीड़ित नहीं। इस कुंडली में हम देखते हैं बुध ये बुध पीड़ित नहीं है बल्कि और बलवान हुआ है अपनी राशि में स्थित होने से, कुटुंब भाव में स्थित होने से, और गुरु भी अच्छा है अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। चंद्रमा भी पंचम भाव में त्रिकोण में स्थित है, चंद्रमा भी अच्छा। ये तीन ग्रह अच्छे हैं। तो अब तक हमने देखा कि इनकी कुंडलियों में, तीनों कुंडली में, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, शुक्र से नवांश कुंडली, त्रिशांश कुंडली, हर जगह समस्या नजर आती है। यही कारण है ये इतनी ढेर सारी जो समस्या है वो अत्यधिक विलंब दर्शाती है। तो इनका जन्म 86 का 2010 में इनकी उम्र कितनी रही होगी? 24 वर्ष। 24 वर्ष उस समय विवाह की उम्र हो जाती है। उस समय राहु की महादशा थी, राहु की महादशा थी और राहु में शनि की अंतरदशा। राहु द्वादश भाव में शत्रु राशि में स्थित है, राहु विवाह नहीं करवा सकता है। राहु नवांश कुंडली में मंगल के द्वारा और सूर्य के द्वारा पीड़ित है, राहु विवाह नहीं करवा सकता है। त्रिशांश कुंडली में भी राहु मंगल के द्वारा पीड़ित है। और सबसे बड़ी बात यह कि द्वादश भाव में है, शत्रु राशि में, इसलिए राहु विवाह करवाने में सक्षम ही नहीं है। तो राहु ने अपनी महादशा में विवाह नहीं कर पाया। और फिर चूंकि इस कुंडली में अत्यधिक विलंब लिखा हुआ है, तो जब अत्यधिक विलंब लिखा है और अगर राहु शादी करवा देता तो फिर इस योग का क्या होता? तो कुंडली में जो योग होते हैं
मैंने हमेशा बताया कि कुंडली में, ज्योतिष में दो ही चीजें प्रमुख हैं, योग और दशाएं। तो अगर योग है तो दशाएं भी उसके अनुरूप होंगी। अगर यहाँ ये कुंडली कह रही है कि अत्यधिक विलंब होगा तो दशाएं अच्छी मिल ही नहीं सकती है। और यही कारण था कि इन्हें राहु की महादशा मिली। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। राहु में राहु निकल गया, राहु में गुरु निकल गया, उम्र कम थी। जब उम्र हुई तो राहु में शनि आ गया। अब राहु और शनि, शनि भी विवाह नहीं करवा सकता है और राहु भी नहीं करवा सकता, दोनों षडाष्टक की स्थिति। और राहु तो अपनी महादशा में ही नहीं विवाह करवा सकता। अब इनका प्रश्न अभी आया मेरे पास कि क्या मैं कुंवारी ही मरूंगी? तो हमने ये देखा और अब देखा कि दशा किसकी है, तो गुरु की महादशा है। अब गुरु में अभी शनि की अंतरदशा चल रही है, गुरु की महादशा है। गुरु चूंकि पति का कारक है तो पति तो देना चाहिए, और गुरु की दृष्टि कुटुंब भाव पर पड़ रही है तो कुटुंब की वृद्धि तो करेगा ना। गुरु की दृष्टि पारिवारिक सुख दिखा रही है तो पारिवारिक सुख तो देना होगा ना अपनी महादशा में। और ये गुरु यहां भी देखिए लग्न में स्थित होकर सप्तम भाव को देख रहा है, तो भाई सप्तम का फल तो करेगा ना। तो गुरु अपनी महादशा में विवाह तो करवाएगा, ये नजर आता है और प्रत्येक कुंडली में नजर आता है। यहां अष्टम भाव में ये महिला की कुंडली, ये मांगल्य का भाव है, बहुत अच्छा है यहां पर गुरु। तो गुरु अपनी महादशा में विवाह करवाएगा। इसके पहले 2 दिन पहले, 2 या 3 दिन पहले मैंने एक कुंडली का विश्लेषण किया था और उसका थंबनेल था विवाह कभी नहीं होगा। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है ठीक से, ढंग से, तो आपको मालूम होगा कि उसमें विवाह ना होने के जो सूत्र मैंने दिए हैं वो यहाँ लागू नहीं होते हैं। तो ये विवाह में अत्यधिक विलंब की कुंडली है, तो गुरु की महादशा में विवाह होगा। अब इस समय गुरु तो दे ही नहीं सकता विवाह। गुरु की महादशा, गुरु की अंतरदशा, गुरु इतना प्रबल नहीं है, इसका संबंध डायरेक्ट सप्तम भाव या सप्तमेश से नहीं बन रहा है, तो गुरु तो विवाह दे नहीं सकता। अब गुरु में शनि की अंतरदशा आई, शनि विवाह नहीं दे सकता है, सक्षम नहीं है, पाप कर्तरी में है, वक्री है, तो विवाह नहीं दे सकता। शनि की अंतरदशा 29 जुलाई 2027 तक है, तो 29 जुलाई 2027 तक विवाह की कोई संभावना नहीं है। इसके बाद 29 जुलाई से बुध की अंतरदशा आएगी। अभी हमने आप लोगों को तीनों कुंडली में बताया, और चंद्र कुंडली से भी आप देखेंगे तो बुध कुटुंब भाव में स्थित है। तो बुध को हमने अभी देखा कि बुध इस कुंडली में बहुत अच्छा है और पति के कारक के साथ स्थित है। फिर ये बुध यहाँ लग्न कुंडली की राशि में स्थित होकर सप्तम भाव को देख रहा है। इसको कहते हैं, जो ये मैं बता रहा हूं, राशि तुल्य नवांश कुंडली। किसी दिन उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो बुध यहाँ नवांश कुंडली में इस राशि, लग्न की राशि में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है। तो बुध अपनी अंतरदशा में
कुटुंब का फल करेगा। पंचम प्रेम भाव का फल करेगा। ये त्रिकोण है। विवाह के लिए पंचम अथवा पंचमेश भी विवाह करवा सकता है। तो ये कुटुंब भाव का स्वामी है जो विवाह करवा सकता है। मित्र राशि में स्थित, नवांश कुंडली में ये लग्न की राशि में स्थित होकर सप्तम भाव को देख रहा है। त्रिशांश कुंडली में ये फिर वही कुटुंब भाव में स्थित है। तो कुटुंब की वृद्धि तो करेगा और चतुर्थ भाव पर इसकी दृष्टि पड़ रही है। पारिवारिक सुख, तो पारिवारिक सुख देने के लिए ये भी बाध्य है। तो गुरु में बुध की अंतरदशा में इनका विवाह होगा। अब अंतरदशा लगभग 3.25 वर्ष की होगी गुरु की महादशा में। तो उन 3.25 वर्ष की अंतरदशा में कौन सी प्रत्यंतर दशा में इनका विवाह होगा? तो बुध में बुध आएगी, फिर केतु आ जाएगा। केतु अच्छा नहीं है, केतु यहां भी अच्छा नहीं है, यहां भी अच्छा नहीं है। केतु के बाद शुक्र, शुक्र भी अच्छा नहीं है, विवाह नहीं करवा सकता। राहु के साथ बिल्कुल समान अंशों पर है और फिर नवांश में और बुरी स्थिति हो गई। त्रिशांश में भी बुरी स्थिति है, शुक्र में भी नहीं। फिर क्या सूर्य में? सूर्य यहां पीड़ित नहीं किंतु नवांश में बहुत पीड़ित हो गया है। तो आपको इस तरह से आगे देखना है, किंतु मैं आपको बता दूं चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बुध में बुध की ही प्रत्यंतर दशा होगी क्योंकि बुध बलवान है, अच्छा है, प्रत्येक कुंडली में अच्छा है। तो बुध में बुध की ही अंतरदशा विवाह देगी और बुध की जो प्रत्यंतर दशा है, बुध की प्रत्यंतर दशा तो लगभग 4 महीने के आसपास की होगी। तो उन 4 महीने में कब? तो उन 4 महीने में 3 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर 2027 से लेकर के और 25, ये लिखा हुआ है 25 नवंबर 27 तक, इस बीच इनका विवाह हो जाएगा। अब आप 3 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक का गोचर देख सकते हैं। उस समय गोचर में गुरु और शनि का गोचर प्रमुख होता है। तो शनि का गोचर उस समय यहां पर हो रहा होगा। किस पर? लग्नेश शुक्र पर और विवाह के कारक शुक्र पर शनि का गोचर हो रहा होगा। और जो गुरु है, गुरु का गोचर यहां सिंह राशि में होगा। अब गुरु यहां से सप्तमेश को देखेगा, यहां से महादशानाथ गुरु को देखेगा, अंतरदशानाथ बुध को देखेगा जो कुटुंब भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी, और यहां ये लग्नेश शुक्र और विवाह कारक शुक्र को देखेगा। तो शनि और गुरु का गोचर बिल्कुल अच्छा है। अब आप यदि नवंबर, स्टार्टिंग नवंबर, 1 नवंबर के आसपास कह लीजिए, उस समय का यदि गोचर देखेंगे आप, 3 अक्टूबर को तो शनि यहाँ है, बाद में वक्री होकर यहाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लग्न पर उसकी दृष्टि पड़ जाएगी और इस पर सप्तमेश मंगल पर उसकी दृष्टि पड़ेगी, वो भी अच्छा है। 3 अक्टूबर को यहाँ पर था, फिर यहाँ आ गया नवंबर में। अब नवंबर का आप गोचर देखेंगे तो सप्तमेश मंगल, लग्नेश शुक्र आपको सप्तम भाव में नजर आएंगे और बुध त्रिकोण में अपनी उच्च राशि में
स्थित दिखाई पड़ेगा, तो वो गोचर भी बहुत अच्छा होगा। दशाएं भी अच्छी हैं, गोचर भी अच्छा है, तो ये वो समय होगा जब इनका विवाह होगा। तो इनका जो ये प्रश्न, क्या मैं कुंवारी ही मरूंगी, तो उसका उत्तर है नहीं। आपको आपके अंदर की स्त्रीत्व भी जागृत होगा, आपके अंदर का मातृत्व भी जागृत होगा। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तो आप सभी लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को नमस्कार।